मैं रामबालक प्रसाद सरस्वती विद्या मंदिर किशन। आज की मेरी कक्षा 9 से संबंधित है। क्षितिज नामक पुस्तक का पहला अध्याय मुंशी प्रेमचंद की कहानी से प्रारंभ होता है। पहली कहानी जिसके बारे में पिछले दिन मैंने कुछ चर्चा की थी, मुंशी प्रेमचंद के जीवन वृत्त पर दृष्टिपात किया था और मैंने आपको बताया था कि मुंशी प्रेमचंद कथा सम्राट के नाम से, उपन्यास सम्राट के नाम से जाने जाते हैं, जिन्हें हिंदी साहित्य संसार में कलम का सिपाही कहा जाता है। मुंशी प्रेमचंद हिंदी साहित्य आकाश में एक ऐसे भासोरमान नक्षत्र की तरह विद्यमान है जिनकी दीप्ति से, जिनके आलोक से संपूर्ण हिंदी साहित्य आलोकित है। अगर यूं कहा जाए कि हिंदी कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में प्रेमचंद की लोकप्रियता के उत्तुंग सोपान पर आरूढ़ है, तो इसमें कहीं अतिशयोक्ति नहीं है। उपन्यास सम्राट और कलम के सिपाही जैसी मानक साहित्यिक उपाधियां किसी को विरले नहीं मिलती, विरले नहीं मिलती। मुंशी प्रेमचंद हिंदी साहित्य संसार के सबसे लोकप्रिय कहानीकार हैं, जिन्होंने कहानी और उपन्यास से हिंदी साहित्य संसार को सजा दी। मुंशी प्रेमचंद की कहानियों की सबसे बड़ी विशेषता है, उनके उपन्यासों की सबसे बड़ी विशेषता है कि उन्होंने समाज की समस्याओं को लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने का कार्य किया है। उनकी जितनी कहानियां हैं, लगभग जितने उपन्यास हैं, इन सभी उपन्यासों में किसी न किसी तरह की समस्या आई ही है। यानी समस्या प्रधान इनके उपन्यास हैं, इनकी कहानियां हैं। इसके पीछे कारण क्या है? तो इसके पीछे कारण यह है कि मुंशी प्रेमचंद स्वतंत्र भारत के साहित्यकार थे। स्वतंत्रता को बहुत नजदीक से देखने का कार्य किया। और इसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि मुंशी प्रेमचंद पारिवारिक स्वतंत्रता के भी शिकार थे। पिछले दिन चर्चा हुई थी कि मुंशी प्रेमचंद बचपन में ही अनाथ हो गए। इनकी माता की ममता हमेशा के लिए इनसे रुक गई। पिताजी ने दूसरी शादी की, जिसके कारण सौतेली मां आई जो इन्हें देखना नहीं चाहती थी। इसलिए बचपन एक तरह से उठ गया। वात्सल्य का अपेक्षित छिड़काव हमारे इस साहित्यकार रूपी सजन पर नहीं घुसा। लेकिन कहावत है कि प्रतिकूलताओं में जो पलता है वही सुरमा निकलता है। मुंशी प्रेमचंद जी पढ़ते पढ़ाते आगे बढ़ते चले गए और आगे चलकर हमारे युग प्रवर्तक के रूप में सामने आए। एक युग प्रवर्तक के रूप में हमारे सामने आए। मैंने बताया था पिछले दिन कि इनकी पढ़ाई लिखाई उर्दू फारसी से शुरू हुई। इसलिए इनकी रचनाओं में उर्दू फारसी के शब्दों का बहुत सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। प्रस्तुत कहानी दो बैलों की कथा एक प्रतीकात्मक कहानी है, सिम्बोलिक स्टोरी जिसे कहते हैं। यह कहानी स्वतंत्र भारत की कहानी है। हम यूं कहें कि इस कहानी के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद ने मां भारती के वीर सपूतों को ललकारा है और यह बताया है कि अय मां भारती के वीर सपूतों, जगो, देखो तुम्हारे ऊपर
अंग्रेजों का शासन है। तुम्हारी भारत माता सिसकियां भर रही हैं, उनके हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां पड़ी, उनके आंसू को पूछने वाला कोई नहीं है, इसलिए कि तुम ही उनके लाल हो जो आलसी चादर ओढ़कर कुंभकर्णी नींद में सोए। कौन उद्धार करेगा? जिस भारत माता की करोड़ों संतान हो, वह भारत मां अगर आज सिसक रही है, रो रही है, तो इससे दुर्भाग्य का विषय और कुछ नहीं हो सकता। इस तरह से स्वतंत्रता होती क्या है और स्वतंत्रता के बंधन कितने पूरे होते हैं, इन्हीं चीजों को मुंशी प्रेमचंद ने दो बैलों की कथा नामक अपनी कहानी के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। यह एक प्रतीकात्मक कहानी है जिसके माध्यम से मुंशी प्रेमचंद ने कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। साथ ही यह भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज नहीं मिलती, इसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। सफलता मिलती है लेकिन संघर्षों प्रांत मिलती है, यूं ही सहजता से नहीं मिलती। दो बैलों के माध्यम से, ये दो बैल भारतीयों के प्रतीक हैं जो आपस में बड़े स्नेह से रहते हैं। मुख्य पात्रों की अगर हम बात करें तो इस कहानी के मुख्य पात्रों में झूरी है, जिस झूरी के ये दो बैल हैं, हीरा और मोती। ये झूरी के दो बैल हैं, हीरा और मोती। नाम रखा है हीरा और मोती, वास्तव में ये बैल हैं, लेकिन इनका स्वभाव बड़ा ही सुंदर है। ये भारतीयों के प्रतीक हैं। भारतीय आपस में जिस सांस्कृतिक बंधन में बंधे रहते हैं, आत्मीयता का अमृत जो उनके भीतर छलकता रहता है, वही इस कहानी में छलकता हुआ नैनो गोचर हुआ है। ये बैल बड़े ही कर्मठ हैं, पछाई जाति के हैं, देखने में बड़े ही सुंदर हैं, सुड़म हैं, अपेक्षित सिंह, पूंछ, लंबी लंबी पूंछें। जब ये दोनों हल में जोत दिए जाते हैं या गाड़ी में जोत दिए जाते हैं तो इस प्रकार चलते हैं कि देखने वाले का मन मुग्ध हो जाता है। और मित्रता इनके बीच इतनी गाढ़ी है, आत्मीयता इतनी अधिक है कि ये दोनों चाहते हैं कि मेरे कंधे पर अधिक बोझ है, मेरे मित्र के कंधे पर कम बोझ है। यह इनकी सोच, यह इनकी आत्मीयता आज हमारे लिए प्रेरणादायी है कि जानवरों के बीच भी ऐसी आत्मीयता है, लेकिन आज के मनुष्यों में भी ऐसी आत्मीयता देखने को नहीं मिलती। आज का मनुष्य की जान लेने पर तुला हुआ। ये बड़ी विडंबना है। ऐसी कहानियों से हमें सीख लेने की आवश्यकता है। आइए दूसरे पासों पर मुंशी प्रेमचंद की यह कहानी, दो बैलों की कहानी, स्वतंत्र भारत की कहानी, महाभारती के वीर सपूतों की गुलामी की कहानी, जिस कहानी के माध्यम से पशुओं के साथ मानव का जो भावात्मक संबंध होता है, उसका बड़ा सटीक, सुंदर और स्वाभाविक चित्रण हुआ है। साथ ही साथ इस कहानी के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद ने हितोपदेश और पंचतंत्र जैसी कहानियों के रूपों और प्रकारों का स्वाभाविक चित्रण किया है, उनके विकास का मार्ग प्रशस्त किया है। साथ ही साथ एक कहानीकार के धर्म के निर्वहन के क्रम में इन्होंने अपने दायित्व का निर्वहन किया है। एक कथाकार का, एक उपन्यासकार का, एक समाज के चितेरे का दायित्व क्या होता है, और इन्होंने अपने दायित्व का
बहुत ही सुंदर ढंग से चित्रण किया है। झूरी जिनके दो बैल हीरा और मोती, ये दोनों साथ साथ नाक में मुंह डालते हैं, साथ साथ खाते हैं और साथ साथ मुंह निकालते हैं। इतनी आत्मीयता है, साथ बैठते हैं, साथ खड़े होते हैं और बड़ी तन्मयता के साथ झूरी का कार्य करते हैं। झूरी भी इनको बहुत मानता है। जिस दिन ये भरपेट चारा नहीं खाते, झूरी भी उदास रहता है, वह भी भरपेट भोजन नहीं करता। इन बैलों को प्रसन्नचित मुद्रा में देखकर उसकी बातें की जाती है। वह इन्हें देखकर निहाल हो जाता है। ये दोनों बैल भी झूरी के इशारे पर अपनी सारी शक्ति झोंक देने के लिए सदैव तत्पर रहता है। विधि की विडंबना और फिर कहानी की अनुकूलता कही। एक बार झूरी का एक साला है जिसका नाम है गया। झूरी का साला है गया। संयोग से वह आता है एक बार झूरी के यहाँ और झूरी से उसके बैलों को मांगकर कुछ अपने पिछड़े हुए किसी कार्य को व्यवस्थित करने के लिए इन्हें कुछ दिनों के लिए अपने यहाँ ले जाता है। झूरी बैलों को दे देता है, बैलों की जोड़ी लेकर गया चल देता है। अब बैल जिन्हें रास्ते में ये लगता है कि झूरी ने हमें बेच दिया, बैलों को इतना ज्ञान नहीं और वो उन्हें बात बताई क्या गई थी, समझाई क्या गई। सच्चाई तो यह है कि आज तक मनुष्य पशु पक्षियों की भाषा का अनुमान फले लगा है। 100% समझने की क्षमता उसमें आज भी नहीं है कि वह पशु पक्षियों की बोली समझ सके, उनकी भावनाओं को 100% समझ सके। तो बैल ये समझते हैं कि झूरी ने हमें बेच दिया, चल पड़ते हैं। लेकिन अब बैल जाना नहीं चाहते। बैलों को लगता है कि हमने तो अपनी सेवा में कहीं कोई कमी नहीं की, हमने तो जी जान लगाकर उसके किसी कार्यों को, कृषि कार्यों को किया। क्या गलती हमसे हुई, कौन सी भूल हुई, झूरी ने क्यों बेचा है, इसलिए वो जाना नहीं चाहते। गया आगे रस्सी लेकर खींचता है तो बैल पीछे आता है। बैल पीछे से मारता है तो अभी वो आगे बढ़ना नहीं चाहता। इस प्रकार मारते पीटते खसीटते किसी तरह उन्हें लेकर शाम को घर पहुंचता है। थके मारे बैल दुखी है और उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल देता है। झूरी ने आज तक कभी उनके सामने ऐसा आहार नहीं परोसा। आज बैलों को बहुत कष्ट हुआ, वो कहां आते और परोसने वाला, खिलाने वाला उनकी ओर देखता नहीं है। मन मारकर बैठ गए और उन्हें लगा कि हमने बहुत बड़ा कोई अपराध कर दिया है, ऐसी सजा। आज तक झूरी के मार्ग पर, नादों पर कभी ऐसा दिन नहीं देखने को मिला। रात में ये बैल अपने बंधन को तोड़कर, खूंटे से रस्सी को तोड़कर जोर लगाकर भाग गए और फिर सुबह होते होते ये झूरी के दरवाजे पर उपस्थित रहते हैं। झूरी देखता है, उसे बड़ी खुशी होती है अपने बैलों को देखकर, लेकिन उसकी पत्नी नाराज होती है। वह झूरी को भला बुरा कहती है, तुम बैलों के पीछे रहते हो, इन्हें तूने बिगाड़ रखा है, ये काम चोर है, काम करने के डर से भाग आए। वह अपने बेटे का पक्ष लेकर अपने भाई की प्रशंसा करती हुई बैलों की शिकायत करती है, झूरी की शिकायत करती है। झूरी को स्वीकार नहीं होता है और वह फिर इन बैलों की सेवा में लगता है। वह कहता है हो सकता है उसने खाना नहीं दिया, ठीक से खिलाया नहीं, बैल काम नहीं करेंगे, ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन भोजन मिलेगा तब तो काम करेंगे। इस तरह से फिर दूसरे दिन गाया आ जाता है। अब वह इन बैलों को गाड़ी में जोत कर ले जाना चाहता है ताकि वे रास्ते में इन्हें परेशान नहीं करें, और दूसरे दिन वह गाड़ी में जोत कर इन्हें ले जाता है।
फिर ये दोनों मित्र आपस में बातचीत करते हैं। हीरा कहता है, मोती कहता है, हीरा कहो तो इस गाड़ी को लिए गड्ढे में पलट देते हैं, लेकिन हीरा हीरा ही वह मोती की तुलना में बहुत ही शालीन और गंभीर है। वह कहता है नहीं, ऐसा करना उचित नहीं है। और दोनों बैल किसी तरह फिर गया के हाथ ले जाए जाते हैं। फिर वही रूखा सूखा भोजन उसके सामने, बैलों के सामने रूखा सूखा चारा परोस लिया जाता है। दूसरे दिन उन्हें खेती के लिए, खेती काज के लिए जोतने का काम करता है गया, लेकिन ये बैल कृत संकल्पित है। पहले से ही उन्होंने विचार बना लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें गया की खेती नहीं करनी है, उसका काम तो नहीं करना है। उनकी बुरी तरह से पिटाई करता है, बहुत निष्ठुर है गया, निष्ठुरतापूर्वक उनकी पिटाई करता है। शाम को लाता है और फिर सूखा सूखा भूसा डाल देता है। दिन भर काम करने के बावजूद भी उनका पेट भरता नहीं है। उस घर में एक बच्ची है जिन्हें बैलों के साथ किया जा रहा बर्ताव अच्छा नहीं लगता। वह बहुत कोमल हृदय की बच्ची है जो रात में सबके सोने के बाद अपने हिस्से की 2 रोटी लाकर इन बैलों को खिलाती है। उन 2 रोटियों से भला उनका पेट क्या भरता, लेकिन एक आत्मीयता का भाव उनके मन में जरूर जगता है और वे बैल उस बच्ची को स्नेहित नेत्रों से देखते हैं। वह बच्ची भी उन्हें बहुत मानती है। फिर एक दिन इन दोनों ने विचार किया कि गया हमारी जान ले लेगा, हमें भागना चाहिए, चलना चाहिए। फिर दोनों चलने की तैयारी में लगते हैं, लेकिन रस्सी इतनी मजबूत उनकी कर दी गई है कि वो टूटने लायक नहीं है। फिर वह बच्ची आकर एक दिन इन बैलों को सूचना देती है रात में कि आप लोगों की नाकों में नथ डालने की योजना बन रही है। वह मोटी रस्सी आपकी नाक में डाल करके आपको नापना चाहता है। फिर ये बैल सोचते हैं भाई भागना ही आवश्यक है, नहीं तो जान नहीं बचेगी, लेकिन रस्सी टूटने लायक नहीं है। फिर वह बच्ची आकर दरवाजे पर खड़ी होती है रात में। वह रस्सी खोलना चाहती है, लेकिन ये दोनों बैल आपस में विचार करते हैं कि अगर वह रस्सी खोलेगी और हम भागेंगे तो कल उस पर घात गिरेगी, वह बच्ची प्रताड़ित होगी हमारे लिए। हम उस बच्ची पर ऐसा अत्याचार होने नहीं थे। वह खोल भी दे तो हम नहीं भागेंगे, लेकिन वह बच्ची बड़ी पहली दृष्टि की है, पहली बुद्धि की। वह बच्ची इन बैलों को खोल देती है और खोलने के बाद दरवाजे पर चिल्लाने लगती है कि फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। अब ये समझ गए कि उसने अपने आप को बचाते हुए ये कार्य किया। बैल तेजी से निकलते हैं, भागते चले आते हैं। आगे आकर एक सांड से उनका सामना होता है, जो सांड बिल्कुल हाथी है, बहुत मोटा ताजा है। लेकिन ये दोनों बैल योजनाबद्ध तरीके से उस पर हमला करते हैं। सांड को मुंह की खानी पड़ती है, उसे भागना पड़ता है और ये दोनों फिर आगे बढ़ते हैं। किसी हरे भरे खेत को देखकर अपनी सुधाग्नि शांत करने में लग जाते हैं, लेकिन तब तक सुबह होती है और खेत वाला पहुंच जाता है। एक को पकड़ लेता है, दूसरा अपने मित्र को छोड़कर भागना नहीं चाहता, इसलिए वो भी गिरफ्तार हो जाता है, पकड़ा जाता है जानबूझकर और उन दोनों बैलों को ले जाकर काली हौद में डाल दिया जाता है, जिसे पहले के जमाने में फाटक भी कहा जाता था, यानी पशुओं का कैद खाना। हांडी कोर्ट में काली हौद में ये डाल दिए जाते हैं, जहां इन्हें न चारा मिलता है न पानी मिलता है, किसी तरह जीवन यापन की समस्या आती है। इन्हें कुछ नहीं मिलता, खाने के लिए चारा नहीं मिलता, पानी नहीं मिलता, ये बिल्कुल कमजोर हो गए हैं, हिलने डुलने की ताकत भी इनके
भीतर नहीं रह गए। अंततोगत्वा एक बूचर, इसको हम अंग्रेजी में बूचर कहते हैं, हिंदी में कसाई कहते हैं, लेकिन इसमें इन शब्दों से परहेज करते हुए मुंशी प्रेमचंद ने उसके लिए दढ़ियल शब्द का प्रयोग किया है। एक दढ़ियल आता है जो इन्हें वहां से खरीद कर ले जाता है। इसके भीतर भी बहुत छोटी छोटी बातें हैं, भावनाएं हैं इनकी। ये गांधी हौद की दीवार को गिराते हैं, शेष पशुओं को वहां से भागने का अवसर देते हैं, लेकिन एक से भागा नहीं जाता तो दूसरा अपने मित्र को विपत्ति में छोड़कर नहीं भागता। फिर दढ़ियल के हाथों ये बेचे जाते हैं, और दढ़ियल जब इन्हें लेकर चलता है तो कुछ दूर जाने के बाद इन्हें लगता है यही हमारी जानी पहचानी सड़क है, जिसे हम झूरी के यहाँ अपने स्वामी के यहाँ पहुंच सकते हैं। उस रास्ते की जब शिनाख्त कर पाते हैं, पहचान कर पाते हैं, ऐसे में बहुत जोर की ताकत लगाकर दोनों सुनियोजित तरीके से दढ़ियल को झटका देकर भाग निकलते हैं और जाकर प्रेम क्या कहते हैं, झूरी के द्वार पर खड़े हो जाते हैं। फिर जाकर झूरी निकलता है और देखता है इन बैलों को, उनका मुंह चूमता है, उनकी पीठे सहलाता है और फिर उन्हें तृप्त देखता है, अपने नैनों को भी निहाल देखता है। तो इस प्रकार से स्वयं को निहाल पाता, उनके नैनों को तृप्त देखता हुआ उसे चैन की नींद आती है, वह बड़ा सुकून से रहता है। इस प्रकार से इस कहानी में जो दढ़ियल है वह अंग्रेजों का प्रतीक है। अंग्रेज भी हमारे साथ ऐसा ही व्यवहार करते थे। दंड देने वाले लोग हैं जो निहत्थे निरपराध बैलों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। हमारे साथ भी औपनिवेशिक सरकार इसी तरह का व्यवहार करती थी, अकारण हमें प्रताड़ित करती थी, परेशान करती थी। उन्हीं विचारों को लेकर, उन्हीं यातनाओं को लेकर, उन्हीं परेशानियों को लेकर मुंशी प्रेमचंद ने इस कहानी की रचना की है, ताकि मां भारती के वीर सपूत इस कहानी को पढ़ें, स्वतंत्रता का बोल समझें और स्वतंत्रता के लिए सजग होकर अकर्मण्यता के बंधनों को काट फेंकें, मां भारती को आजाद करें, भारत को स्वतंत्र करें और भारत माता की जय बोले। धन्यवाद।